आज हम लोग 12 क्लास का हिंदी पूरक बितान 2 आधार का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर जानते हैं। चैप्टर 1 में सिल्वर वेल्डिंग चैप्टर है, जिसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी। इसमें जो प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं 12 क्लास वाले एग्ज़ाम में, वह प्रश्न जानते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें आपका प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? चर्चा करें। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखिएगा। यशोधर बाबू एक दफ्तर में क्लर्क पद पर कार्यरत थे। यशोधर बाबू ने मैट्रिक पास करने के बाद नौकरी की तलाश में किशनदा के यहाँ रहते हुए मेस का रसोइया के रूप में भी काम किया था। किशनदा के यहाँ मेस के रसोइया के रूप में भी काम किया था यशोधर बाबू। इसी कारण उसमें एक तरफ जहाँ हीन भावना थी तो दूसरी ओर उसमें रुचिवादिता भी थी। उन्होंने कभी भी आधुनिक संपन्न जीवन कभी नहीं जिया था। वे सदैव से ही अपनी आधारित स्तर पर जीने की आदी थे, मतलब जैसा उसका स्तर था उसी प्रकार जीने की आदी थे। वे स्वयं को अपने घरेलू जीवन में भी फिट नहीं कर पाए थे, जिसके विपरीत उनकी पत्नी समय के साथ साथ स्वयं को बदलने में सक्षम थी। यशोधर बाबू की पत्नी आधुनिक संपन्न परिवार से संबंधित थी। यशोधर के साले कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त थे। उन्हीं के साले ने उनके एक बेटे को विज्ञापन संस्था में अच्छे वेतन की नौकरी दिलवाई थी। यशोधर बाबू अपनी आधुनिकता और प्रगतिशील बच्चों के विचारों से तालमेल बिठाने में असमर्थ रहे। जिससे यशोधर बाबू एक साधारण आदमी थे, वह सब परिस्थिति देखे थे, इसीलिए वह अपने बच्चों जो आधुनिकता मॉडल युग के थे उसमें तालमेल बिठाने में असमर्थ थे। वे स्वयं को बुजुर्ग मानते हुए अपनी मूल संस्कार विचारों को त्यागने में हिचकिचाते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों में आधुनिक नहीं परंतु अपने बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी के चलते स्वयं को मोट यानी आधुनिक बना लेते हैं। एकल पारिवारिक जीवन जीने से पूर्व यशोधर बाबू की पत्नी को स्वयं इस संयुक्त परिवार में जीने का अवसर मिला था, जहाँ वे अपने मन की बहुत सी इच्छाओं को पूर्ण करने में असमर्थ रहे। इससे पहले जो यशोधर बाबू की पत्नी थे वह संयुक्त परिवार यानी सबके साथ रहने का मौका मिला था, लेकिन उस समय अपनी जो इच्छा थी उसे पूरा कर नहीं पाते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी अब चाहती है कि यशोधर बाबू बाबा आदम के ज़माने की बातों को बच्चों पर न थोपे। इसीलिए उन्होंने यशोधर जी से कहा, तुम्हारे ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका क्या कसूर नहीं है। मैं इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुभाता हो। इसीलिए यशोधर बाबू की पत्नी धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोसाले कहकर पर घरवाली आधुनिकता सा आचरण करती है। यानी जितना उसका जो यशोधर बाबू है वह अपने आदम के ज़माने की रीति रिवाज उसकी पत्नी नहीं मानेंगी बोलती है, तथा धर्म कर्म कुल परंपरा सबको वह ठोठासला कहकर घरवालों आधुनिकताओं से आचरण करती है, यानी कि मॉडल ज़माने में जीती है। तो इस प्रकार का था ये 12वां। अब दूसरा नंबर का प्रश्न है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य में कितनी अर्थ छवियाँ आप खोज सकते हैं? किशनदा की मौत का संबंध इस वाक्य से क्या रहा होगा? प्रश्न है, पाठ में जो हुआ होगा
वाक्य में कितने अर्थ छवियां आप खोज सकते हैं? जो वाक्य में कितनी अर्थ छवियां आप खोज सकते हैं? किशन दा का मौत का संबंध किस वाक्य से क्या रहा होगा? तो इसका प्रश्न है सिल्वर वेल्डिंग पार्ट में जो हुआ होगा वाक्य का प्रयोग यशोधर बाबू ने कोई जगह कोई अभिव्यक्तियों के लिए किया है। किशन दा का जिक्र करते हुए उनके खुशहाल बुढ़ापे न होने की स्थिति को व्यक्त करते हुए वे अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहते हैं कि जो हुआ होगा, अर्थात वे किशन दा की वास्तविक परिस्थितियों से सर्वदा अपरिचित थे। इस तत्व को वह जो हुआ होगा शब्द में अभिव्यक्त करते हैं। इसी तरह यशोधर बाबू जब कभी अपनी विविधता प्रकट करती है तो उन्हें शब्दों के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करती है। जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं अथवा घर परिवार नहीं होता है, उनकी रिटायरमेंट के बाद मृत्यु होने के कारणों से अनभिन्नता जाहिर करने के लिए भी इसी तकिए कलाम का सहारा लेते हैं। इस तकिए कलाम के सहारे वे अपनी जिम्मेदारियों को भी छुपा जाते हैं। इन शब्दों की अभिव्यक्ति करके वे स्वयं को कभी इसी घटना के जिम्मेवार होने से बचा लेते हैं। उनकी पत्नी इस प्रकार की सोच रखने से मना करती है। वह पति को समझाती है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत और जागरूक होना चाहिए। यशोधर बाबू समझ ही नहीं पाते। वे परिस्थितियों की हावी मानने के पक्ष में रहते हैं। इसीलिए वे जो हुआ होगा कह कर अपनी बात को सर्वोपरि रखते हैं। किशन दा का मानना था कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। वे यशोधर बाबू को बार बार यही समझाते हैं कि जैसी बीबी कहाँ के बच्चे, ये सब माया ठहरी है। यशोधर बाबू को याद आता है कि किशन दा स्वयं को रिटायरमेंट के बाद एकांकी और असहाय अनुभव करते हैं। तभी वे भी प्रायः जो हुआ होगा शब्दों का प्रयोग करते हैं, मतलब जो हुआ होगा करते हैं। यशोधर बाबू इस वाक्यांश को उनकी मृत्यु का कारण मानते हैं। इसका अनुभव उस समय भली प्रकार हुआ जब उनका बेटा उनसे सवेरे डेंसिंग ग्राउंड पहनकर दूध लेने जाने को कहता है। उन्होंने अनुभव हुआ कि सत्य ही किशन दा की मृत्यु उसकी एकांकी एवं असहाय जीवन के कारण नहीं बल्कि जो हुआ होगा सोच के चलते अपने घरेलू जीवन के प्रति तटस्थ हो जाने के कारण हुई थी। यह इसका आंसर है। इसका प्रश्न है कि जो हुआ होगा यानी कि पाठ में जो हुआ होगा वाक्य में कितनी अर्थ की छवियों तब आप खोज सकते हैं। किशन दा की मौत का संबंध इस वाक्य से क्या रहा होगा? जो हुआ होगा। तीसरा प्रश्न है समहाउ प्रॉपर वाक्य का प्रयोग यशोधर बाबू एक जुमले तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्य का उनके व्यक्तित्व और कहानी का तत्व से क्या संबंध बनता है? उत्तर है आई.डी. पंत यानी यशोधर बाबू एक परंपरावादी व्यक्ति हैं। वे आधुनिक समाज में आधुनिकता के दौर में हो रहे बदलाव के सुपुत्र थे। वे आधुनिक जीवन शैली की परंपरा विरोधी मानते हैं और उनकी विरोधी भी है, परंतु वे विवशता समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए वातावरण में रहते हैं। भले ही हो परंतु वे स्वयं उसमें स्वयं को ढालने में असमर्थ है। समाज दफ्तर दुनिया के साथ साथ घर में भी आ रहे हैं। आधुनिक सभ्यता के प्रभावों को भी आत्मसात करने के पक्ष में हैं, परंतु उसमें चुपचाप समझौते करने को बाध्य आवश्यक है। असिस्टेंट ग्रेड में नए नए छोकरे चड्डे की वेशभूषा को उनके विचारों व्यवहारों की अव्यवस्थित
मानते हुए यशोधर बाबू उनके साथ काम करते हैं। वे अपने विद्यालय के बीते समय को याद करते हैं, जहां इस तरह की अव्यवस्था वे देखा करते थे। वे स्वयं अब इस प्रकार के समहाउ इम्प्रॉपर वाले वातावरण में रहने के आदी हो चुके हैं। यह वाक्यांश तकिए कलाम उनके समझौतावादी दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, जिसका सीधा प्रभाव उनके घर में आ रहे आधुनिक बदलाव से है। किशनदा को याद करके वे समझ जाते हैं कि इस संसार को आसार मानने के कारण ही उनकी मृत्यु हुई है। अतः रूढ़िवादिता या हठ धार्मिकता का अंधानुकरण न करके आज के बदलाव से समझौता या तारतम्य बना कर ही जिया जा सकता है। अन्यथा रिटायरमेंट के बाद किशनदा की तरह एकांकी और असहाय जीवन जी कर मरना होगा। सिल्वर वेडिंग अर्थात शादी के 25वीं वर्षगांठ के दिन आपके घर में उनके महत्व हो रहा है। आधुनिक रंग में रंगे परिवार के साथ सदस्य उनके जीवन मूल्य में हीन समझने लगे हैं। उन्हें आधुनिक परिवार की नवीन व्यवस्था के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा। यशोधर बाबू इसमें सहमत नहीं है। वे अपने घर परिवार के प्राचीन संस्कार नैतिक मूल्य को अपनाते हुए ही जीवन जीना चाहते हैं। उन्हें आभास होने लगा है कि वे अपने परिवार के बच्चों के साथ रहते हुए स्वयं को असुविधाजनक मानते हैं। उन्हें किशनदा की बात याद आने लगी कि इस जीवन में पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार कोई अपने सगा नहीं होता। वे सब सांसारिक बंधन हैं। अतः संसार से विरक्त होकर ही वे अपने नियमों पर चलने अपने जीवन जी सकते हैं। ये नियम हमारे जीवन की धुरी है, जिसके अतिरिक्त जीवन आसार है। अतः जीवन में जीने के लिए आवश्यक है कि आप नियमों पर सदैव अटल रहें। रिटायरमेंट के बाद एकाकीपन या असहाय होने में अपनी नीति नियमकरण नहीं है। सुबह ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने का आदेश पाकर यशोधर बाबू का आभास हुआ कि वास्तव में किशनदा की मौत रिटायरमेंट के बाद एकांकी या असहाय अवस्था में नहीं हुई। उनका मौत आधुनिक जीवन शैली के घर के सदस्य के विचारों में आए बदलावों से हुई है। इन बदलावों के कारण बन रहे घुटन भरे वातावरण में उन्होंने सिल्वर वेडिंग वाले दिन अनुभव किए, यानी शादी के 50 साल। इस दिन एक नया गाउन भेंट करते हुए उनकी बेटी ने उन्हें सुबह उसे पहनकर रोज दूध लाने का आदेश दिया था। चौथा प्रश्न है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे? इस कहानी में यशोधर बाबू के जीवन को एक नया मोड़ देने में किशनदा के जीवन विचारों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे जीवन को भी किशनदा के प्रति विचार प्रभावित करते हैं। उनका कहना है कि नियम ही अपने होते हैं। यह सत्य है। मोह माया के वश में होकर हम अपने सहज जीवन जीना भूल जाते हैं। अतः हमें इस संसार में सभी बंधनों से मुक्त होकर परलोक के बारे में विचार करते हुए सहज जीवन जीना चाहिए, न कि यशोधर बाबू की भांति घुट घुट कर। पांचवा प्रश्न है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े अपने अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? उत्तर है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप पर विचार करते हुए हम अनुभव करते हैं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था सांस्कृतिक एवं वैचारिक बदलाव में स्वयं को असहज महसूस करते रहेंगे। भारतीय समाज में रहने के नाते हम
संयुक्त परिवार की आवश्यकता महसूस करते हैं, जिसमें बच्चों का पूर्ण विकास होता है। बच्चों में सामाजिक संबंध का अनुभव की योग्यता विकसित होती है। बड़े बुजुर्ग के प्रति सम्मान एवं सहयोग की भावना विकसित होती है। बच्चे स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं। बड़े बुजुर्ग को के आदेशों का जीवन में डालकर दिखावाप्रस्त जीवन शैली से दूर रखते हैं। अपने कुल वंश को ध्यान में रखते हुए मानवता का मान मर्यादा का ख्याल रखते हैं। पाश्चात्य संस्कृति की धानुकरण करने से हम बचते हैं। हम अपने शैलीय स्वभाव को आदर्श रूप दे सकते हैं। कहानी में वर्णित परिवार कथा केवल व्यक्ति केंद्रितता को ही बढ़ावा देती है। उसे अपने राष्ट्रीय समाज परिवार की दायित्वों के प्रति उदारदायित्व का कोई बोध नहीं होता है। अतः हमारे अनुभव का वर्णित कहानी में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी का मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? ए में होशिये से बाहर होते मानवीय मूल्य, बी में पीढ़ी अंतराल, गौ में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। उत्तर, मेरी समझ में पीढ़ी अंतराल ही सिल्वर वेंडिंग कहानी का मूल संवेदना है। यशोधर बाबू और उसकी पुत्री में एक पीढ़ी का अंतराल है। इसी कारण यशोधर बाबू अपने परिवार के अन्य सदस्य के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। यह सिद्धांत और व्यवहारिक की लड़ाई है। यशोधर बाबू सिद्धांतवादी है तो उनके पुत्र व्यवहारवादी। आज सिद्धांत नहीं व्यवहारिक चलती है। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं, जो नए पीढ़ी के साथ कहीं भी तालमेल नहीं रखते हैं। पीढ़ी के अंतराल और उनके विचार का अंतराल यशोधर बाबू और उनके परिवार के सदस्यों में वैचारिक लगाव पैदा कर देती है। सातवां प्रश्न है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे इन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगती। अच्छा न लगने का क्या कारण होंगे? वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति एवं पाश्चात्य जीवन शैली का प्रभाव से घर परिवार के अतिरिक्त समाज विद्यालय में भी अप्रत्याशित परिवर्तन आए हैं। यह परिवर्तन जहां सुविधाजनक है वहीं बड़े बुजुर्ग के लिए अमान्य एवं असुविधाजनक है। सबसे पहले वैज्ञानिक उन्नति के कारण नई पीढ़ी के लोगों में आध्यात्मिकता एवं नैतिकता का अत्यधिक ह्रास पतन हुआ है। इस कारण लोगों में स्वार्थ केंद्रीयता हावी हुई है। यहाँ तत्व बुजुर्गों को अमान्य है। ईश्वरीय सत्ता का विरोध है। उसकी अस्वीकृति से लोगों में नैतिक पतन हुआ है। यह तत्व बुजुर्गों के लिए पीड़ादायक है। लोगों में बाह्याडंबर की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। बाह्याडंबरों में खर्च की अधिकता होने से संयुक्त परिवार टूटने से बड़े बुजुर्ग एकांकी या असहाय हो गए हैं। इसी कारण बड़े घर में बड़े बुजुर्ग स्वयं को दीनहीन एवं असहाय मानने लगे हैं। उनकी जीवन का अंतिम चरण असुरक्षित हो गया है। आधुनिक शिक्षा पद्धति के कारण परस्पर संघर्ष या वैमनस्य ईर्ष्या द्वेष भाव पनपने लगे हैं। पारिवारिक सदस्य में परंपरा ईर्ष्या द्वेष पनपने से घर में अशांति का कलश का वातावरण पैदा हो गया है। जीवन में व्यवस्था में जीवन की नाटकीय जीवन की ओर धकेल दिया है। परंपरा संबंध में अश्लीलता छा गई है, जिसके चलते लोग संवेदनशील होते जा रहे हैं। भौतिक सुख साधनों में अनावश्यक खर्च बढ़ गए हैं, जिससे आदमी में संघर्ष और मेहनत करने की शक्ति क्षीण हो रही है। समाज में भ्रष्टाचार फैला है। भ्रष्टाचार के कारण ही समाज में हर क्षेत्र में हिंसा, शोषण और अन्याय का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, जिससे देश और राष्ट्र में छवि बिगड़ रही है। भारत को
माता का दर्जा देने वाले लोग अब भारत माता के साथ छल करने में नहीं हिचकिचाते हैं। आप तब तथा कथित आधुनिकता का ही प्रभाव है। यह सभी कारण और परिवर्तन बड़े बुजुर्ग में व्यथित कर रहे हैं। 8. यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा है बनती है? दिए गए कथनों में से आप इसकी समर्थक में है। अपने अनुभवों और सोच के आधार पर इसके लिए तर्क दीजिए। पहला, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुरानी है और वे सहानुभूति के पात्र नहीं है। बी, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है तो पर पुराना छोड़ता नहीं। इसके लिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। गो, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्ति है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना उचित नहीं है। गो में ही यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? तो इसका आंसर गो वाला में लिखते हैं। इसका प्रश्न है, यशोधर बाबू में एक तरह से द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है तो पुराना छोड़ता नहीं। इसीलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। गो, यशोधर बाबू समझौतावादी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति है। वे आधुनिकता के नाम पर होने वाली परिवर्तन से समझौता करने को तात्पर्य है। उनका जीवन आधुनिक जीवन शैली से तालमेल बिठाने में इतनी आदी हो चुका है कि वे चाहते हुए भी प्राचीन मूल्य पर अटके नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ वे अरुचिकर स्थितियों में अनावश्यक विरोध भी नहीं करते हैं, परंतु वे स्वाभिमानी आत्माभिमानी हैं। वे सांसारिक दायित्वों की भली प्रकार जानते हैं, वह उन्हें निभाना भी जानते हैं। इसीलिए बच्चों को पढ़ा लिखा कर वे पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। उनके लिए वे भरसक परिवर्तन है, परंतु उन्होंने कभी भी समझौता करते हुए आत्मगौरव नहीं खोया। परस्पर नए पुराने विचार के टकराव के चलते हुए मध्य मार्ग पर अग्रसर है। वे कभी कभी स्वयं को असमर्थ पाते हैं, अतः वे सहानुभूति के पात्र हैं। आधुनिक परिवेश में पले बड़े बच्चों के द्वारा जब वे आहत होते हैं तो उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार उठती है। उन्हें अनुभव होता है कि उनके लिए वे अब तक संघर्ष करते हुए जीते रहे। अब उनकी नज़र पे उनका कोई महत्व नहीं रहा। वे इस स्थिति पर विवशता के प्रतिमूर्ति बने दिखाई देते हैं। वास्तव में यशोधर बाबू पुराने छोड़ नहीं पाते और नए को अपनाने के लिए वो विवश हो उठते हैं, अतः उन्हें सहानुभूति की आवश्यकता है। तो ये थे पहला चैप्टर सिल्वर वेल्डिंग। सिल्वर वेल्डिंग मतलब होता है शादी के 50 साल। सिल्वर वेल्डिंग जिसका लेखक है मनोहर श्याम जोशी और इसका मुख्य पात्र है यशोधर बाबू। इसका मुख्य पात्र यह प्रश्न था सिल्वर वेल्डिंग पार्ट चैप्टर 1 हिंदी पूरक बितान 2 आधार क्लास 12 जैक बोट NCERT।